हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है वाईटी की एडिटोरियल क्लास में। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल। आज सुबह के फर्स्ट एडिटोरियल से ही क्लास को आगे बढ़ाएंगे। मीडिया एज टारगेट इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है कैसे मीडिया हाउसेस को टारगेट किया जा रहा है करंट गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि वो फार्मर प्रोटेस्ट को अच्छे से कवरेज दे रहे हैं, है ना। तो सरकार उनसे खफा होकर के उनको टारगेट कर रही है। उसी अंदाज में इसको पढ़ना है जिसमें ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों को अपने एक साथ में ले सकें। आज आप जो भी सीखोगे अप्लाई करोगे इस क्लोज टेस्ट पे। अच्छे लेवल का और अच्छा बना हुआ क्लोज टेस्ट है, सब लोग इसको एक ट्राई देना। वीडियो के लास्ट में जब सब सीख लोगे तब इसको मैं आपको लाइव सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। शुरू करें, एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे मीडिया एज टारगेट। मीडिया तो आप जानते ही हैं, है ना। कह रहे वो सब के सब लोग जो मीडिया में काम करते हैं या मीडिया पर्सन है जो, वो सभी के सभी टारगेट के तौर पे हैं, निशाने के तौर पे हैं। अच्छा, बात किसकी कर रहा है? कह रहा ऑन ईडी सर्चेस एट न्यूज़ क्लिक ऑफिस। बात कर रहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, उस सर्चेस की जो न्यूज़ क्लिक नाम की एक मीडिया हाउस की ऑफिस में हुआ है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक इंडिया की एजेंसी है जिसका काम होता है काले पैसे को ढूंढ निकालना, है ना। किसी भी पर्सन ने टैक्स चोरी का पैसा अपने पास रखा है तो ईडी आएगा और उस पैसे को ढूंढने की कोशिश करेगा। तो अब इनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं ईडी के, है ना। अब देखते हैं इसके टाइटल पैराग्राफ से क्यों ऐसा हो रहा है। कह रहे देयर मस्ट बी नो रूम फॉर सस्पिशन दैट एजेंसीज आर बीइंग यूज्ड फॉर कर्बिंग डिसेंट। आज के आर्टिकल में आप देखोगे ना तो वोकैबुलरी बहुत हैवी है ना। तो आपको नोट्स बनाने के चाहिए ताकि आप बहुत सारी वोकैबुलरी सीख सको। कह रहे देयर मस्ट बी, वहाँ होना चाहिए। अच्छा, क्या होना चाहिए? कोई भी रूम नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं, है ना। कह रहे वहाँ होनी चाहिए कोई भी गुंजाइश नहीं। और किस चीज़ के लिए? इस सस्पिशन के लिए, इस शंका के लिए, इस डाउट के लिए दैट वो ये कि एजेंसियाँ जो हैं, सरकारी संस्थाएं जो हैं, उनको यूज़ किया जा रहा है डिसेंट यानी डिसएग्रीमेंट को कर्व करने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए। समझ गए? कह रहे इस बात पे थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, इस शक पे थोड़ा सा भी हमें रूम नहीं है कि ये जो एजेंसियां हैं इनको यूज़ किया जा रहा है सरकार के द्वारा ताकि लोगों की डिसएग्रीमेंट को सरकार दबा सके, उनको कर्व कर सके। समझ गए? वर्ड्स देखेंगे सारे, उससे पहले सब्जेक्ट और वर्ब आपके सामने एक्वा ब्लू और पिंक कलर में मार्क्ड है ना। सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ने से सेंटेंस आपके हाथ में आता है, सर और पैर होते हैं सेंटेंस का ना, सब्जेक्ट और वर्ब। तो रूम की वर्ब है मस्ट बी और एजेंसीज की वर्ब है आर बीइंग यूज्ड पैसिव वॉइस में। देखो रूम यहाँ पे क्या कह रहा है? वैसे तो रूम का मतलब होता है कमरा, है ना। एनक्लोज्ड कैबिन मतलब रूम, लेकिन रूम का एक और मीनिंग भी होता है गुंजाइश। यहाँ पे कमरे वाला मीनिंग नहीं आया, यहाँ पे स्कोप या अलाउंस वाला मीनिंग आया, गुंजाइश वाला मीनिंग आया। एक ही वर्ड एक से ज़्यादा काम करता है, आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखना है कौन सा वर्ड क्या काम कर रहा है। तो ये रूम का मतलब है गुंजाइश, सस्पिशन का मतलब है डाउट या मिस गिविंग, है ना, आपकी शक या शंका। कर्व करना मतलब किसी चीज़ को कंट्रोल में करना, रिस्ट्रेन करना। इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब है रेन इन, आगे भी आएगी ये। रेन इन का मतलब होता है लगाम लगाना, है ना, किसी चीज़ के गले में लगाम लगाना। डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, ओपोजिशन, किसी चीज़ के खिलाफ जो प्रोटेस्ट होते हैं वो कहलाती है डिसेंट। चलिए मैं आपको समरी दे देता हूँ एक, किस बारे में लिखा हुआ है। उससे पहले वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर दें। देखिए समरी ये है कि एक न्यूज़ क्लिक नाम का मीडिया हाउस है, न्यूज़ क्लिक, जिनकी एक वेबसाइट भी है, शायद इनकी कोई एंड्रॉयड ऐप भी होगी, है ना। ये लोग फार्मर प्रोटेस्ट को अच्छे से कवरेज दे रहे हैं, सरकार को ये बात पसंद नहीं आ रही, है ना। ये वही लोग हैं न्यूज़ क्लिक वाले जिन्होंने शाहीन बाग प्रोटेस्ट को भी अच्छे से कवरेज दिया था। अब सरकार ने इनसे बदला लिया, कैसे? इनके घर पे भेज दी ईडी। ईडी का काम होता है ब्लैक मनी पे छापेमारी करना, है ना। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है? कह रहे हैं इनके घर पे भेजी है, ऑफिस में भेजी है ईडी, हमें पता लग रहा है देख देख के क्यों भेजी है ना। आप भेज रहे हो ईडी को क्योंकि आप इनको डराना चाह रहे हो। कह रहा है एक किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ये चीज़ शोभा नहीं देती है कि आप जो है गणतंत्र का या लोकतंत्र का गला घोटो सरकारी एजेंसीज का यूज़ करके। बस आज की समरी यही है, सरकार को कंडेम कर रहा है, सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा है। कंडेमनिंग या क्रिटिसाइजिंग आज की टोन है, ठीक है ना, सरकार की बुराई कर रहा है। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। आज शाम के अंदर प्रीमियम कंटेंट में
बैंकिंग वालों को उनका बूस्टर मिल जाएगा, है ना, रेडी हो गया है। और कल मिल जाएगा एसएससी सीजीएल वालों को उनका एक बूस्टर फुल पेपर। इन बूस्टर्स के अंदर आपको एग्ज़ाम की अप्रोच मैं सिखाता हूँ, तो अगर आप मेंबर है तो रेगुलरली इन वीडियोस को फॉलो करें, है ना। और अगर आप मेंबर नहीं हैं और आप चाहते हैं कि कैसे मैं सीखूं एग्ज़ाम को अप्रोच करना है, आप ज्वाइन बटन पे प्रेस करके मेंबरशिप ले सकते हैं। छोटा सा कंट्रीब्यूशन है अपना मेंबरशिप का, है ना। साथ ही साथ इस वीडियो को चलाएं ताकि आपको पता लगेगा क्या क्या आपको मिलता है इन द मेंबरशिप। चलिए, करें ऑर्डिनरली searches and seizures are the legitimate starting point of an investigation done on the basis of prior information। कह रहे सामान्य तौर पे ordinarily, है ना, नॉर्मली सर्च और सीजर जो है ना, सर्च और सीजर क्या होता है, देखो सर्च मतलब किसी की तलाशी लेना, सीजर मतलब अरेस्ट। कह रहे सामान्य तौर पे तलाशी और अरेस्ट, तलाशी और जो हिरासत में लेने का काम है वो होते हैं बिल्कुल लेजिटिमेट स्टार्टिंग पॉइंट, बिल्कुल वैध, बिल्कुल अप्रोप्रिएट शुरुआती पॉइंट। और किसके, किसी भी जांच के, इन्वेस्टिगेशन के। अच्छा, कौन सी जांच, जो डन हो, जो की गई हो बेसिस पे, आधार पे, और किसके, पहले से मिली हुई इंफॉर्मेशन के, प्रायर इंफॉर्मेशन के। कह रहे सामान्य हालातों में सर्च और सीजर एक जांच का हिस्सा होते हैं, करने ही चाहिए, बिल्कुल लेजिटिमेट स्टेप है किसी भी इन्वेस्टिगेशन के। समझ गए ना। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ बहुत कुछ है। लेजिटिमेट मतलब जो लीगल हो, एप्रोप्रिएट हो, ऑथेंटिक हो। इसके लिए एक और वर्ड है जस्टिफाइड। जस्टिफाइड ये वर्ड अभी आगे भी आएंगे ना, तो इनको अभी से माइंड करते जाएं, सब सिनोनिम है एक दूसरे के। अब इसमें देखने वाली चीज़ क्या है, सर्च एंड सीजर्स। इस वर्ड को ध्यान से देखना, इन दोनों वर्ड्स को। सर्च एंड सीजर मैंने आपको बता दिया है ना, अरेस्ट और तलाशी। ध्यान से देखने की ये चीज़ है कि ये एक सिंगुलर आइडिया को बताने वाले वर्ड्स हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखो, सर्च एंड सीजर, इज या आर में से एक चूज करना है आपको, एन या जो भी लगाना चाहो आप, इंपॉर्टेंट पार्ट या पार्ट्स ऑफ एनी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। देखो सर्च और सीजर जो है ना, वो एक सिंगुलर आइडिया को बताने वाले दो वर्ड्स हैं। जैसे कौन कौन से, टाइम एंड टाइड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना। अगर ऐसा है तो इसकी वर्ब होगी हमेशा सिंगुलर। क्या करूँगा मैं, यहाँ पे आर को निकाल दूंगा और इसको रख दूंगा, ठीक है। इज एन इम्पॉर्टेंट, और पार्ट्स को भी निकाल दो और पार्ट को रख दो। तो जो जो ऐसे नाउन्स एंड से मिल जाते हैं और एक सिंगुलर आइडिया को बताते हैं, जैसे सर्च एंड सीजर, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमेशा अपनी सिंगुलर वर्ब को लेते हैं। समझ गए ना। इस केस के अंदर आर इसलिए लगा हुआ है क्योंकि सर्चेज एंड सीजर्स है, दोनों ही प्लूरल में है, तो हमें आर लगाना पड़ा। अगर ये सिंगुलर होते तो हमें इसको लगा के काम चल जाता। आगे बढ़ेंगे, ऐसे सभी नाउन्स को अपने दिमाग में रिवाइज करें जो एंड से जुड़ते हैं और सिंगुलर आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। कम से कम 4-5 आपको याद आने चाहिए, डालना कमेंट्स में जो आपको याद आए। कह रहे बट द ED's raids in the office of independent digital news platform NewsClick and in the residence of its promoter and editor-chief have invited justified condemnation from organizations representing the media। कह रहे लेकिन जो ED की रेड्स हैं, लेकिन ED ने जो रेड मारी है ऑफिस में इस इंडिपेंडेंट डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म NewsClick के, और घर पे, रेसिडेंस पे इसके प्रमोटर और एडिटर इन चीफ के। कह रहे ये जो रेड्स है ना, उन्होंने इनवाइट किया है, बिल्कुल जस्टिफाइड, बिल्कुल लेजिटिमेट, है ना, बिल्कुल सही, आलोचना को, कंडेमनेशन को, और किससे, उन संस्थाओं से, ऑर्गेनाइजेशन से जो रिप्रेजेंट करती है मीडिया को, जो प्रतिनिधि बनती है मीडिया की। समझ गए ना। तो कह रहे ऊपर वाली बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बार जो ED ने किया है ना, इस आदमी के घर पे छापा मार के और इसके ऑफिस में जो NewsClick का एडिटर इन चीफ और प्रमोटर भी है, ये काम बिल्कुल गलत हुआ है और सभी ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी बहुत अच्छे से निंदा की है। अब आज उसमें देखने वाली वर्ड्स, रेड्स की वर्ब है हैव इनवाइटेड, है ना, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। जस्टिफाइड लेजिटिमेट का एक सिनोनिम है, लेजिटिमेट मतलब सही, जस्टिफाइड मतलब सही। रिप्रेजेंटिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। ऑर्गेनाइजेशंस वो वाली जो रिप्रेजेंट करती है मीडिया को, वर्ब की ING फॉर्म एडजेक्टिव का काम भी करती है। कंडेमनेशन मतलब हैवी क्रिटिसिज्म, कड़ी निंदा, बहुत भारी क्रिटिसिज्म को बोलते हैं कंडेमनेशन। अब यहाँ पे मैं आपसे जो डिस्कस करने चाह रहा हूँ ना, ग्रामर रूल है एक छोटा सा, यहाँ पे प्रमोटर और एडिटर इन चीफ एक ही पर्सन है। प्रमोटर और एडिटर इन चीफ एक ही पर्सन है। मुझे कैसे पता लगा, इसके 2 रीजन्स हैं मेरे पास। पहला तो रेसिडेंस लिखा हुआ है,
अगर ये अलग अलग पर्सन होते तो उनके घरों में छापे मारे जाते, लेकिन ये एक ही पर्सन है, इनके घर में एक ही आदमी के एक ही घर में छापा मारा गया है ना। दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो हिंट है वो ये है, ध्यान से देखें। अगर आपको दो डेजिग्नेशन दी गई हो और दोनों से पहले द लगा हो तो उसका मतलब होता है वो दोनों अलग अलग पर्सन है। द प्रमोटर एंड द एडिटर इन चीफ ऑफ द कंपनी हैज़ या हैव रिजाइंड। जो प्रमोटर है और द जो एडिटर इन चीफ है कंपनी का, इन दोनों ने रिज़ाइन कर दिया है। कैसे पता लगा? दोनों के आगे द लगा हुआ है, समझ गए ना। तो इस केस में मैंने क्या किया, हैज़ को निकाला और हैव को रखा, समझ गए ना। क्योंकि दोनों के आगे द लगा है इसलिए दो अलग अलग पर्सन हैं, इसलिए हैव को लगा रहा हूँ। लेकिन अगर दोनों में से एक के आगे भी द ना हो तो वो एक ही पर्सन होते हैं। जैसे द ट्रस्टी एंड चेयरमैन ऑफ ट्रस्ट पास्ट अवे लास्ट नाइट। जो ट्रस्टी और चेयरमैन है, जो एक ही पर्सन है, ट्रस्टी भी था और चेयरमैन भी था, वो इस ट्रस्ट का रात को जो है उसकी डेथ हो गई। ध्यान से समझें, यहाँ पे द नहीं लगा हुआ, इसकी वजह से ये दोनों एक ही पर्सन जो है इन दोनों की कुर्सी पे बैठा है। अब किसी का सवाल यहाँ पे ये भी आ सकता है, सर प्रमोटर से पहले द क्यों नहीं लगा इस केस में? भाई इट्स की वजह से नहीं लगा। आपको ये रूल मैंने कई बार करवाया है। पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव नाउन, दिस दैट दीज दोज, ये सभी के सभी डिटरमाइनर होते हैं, अपने बाद में कभी भी द को नहीं लेते हैं। इसी की वजह से इनके बाद में सुपरलेटिव डिग्री का द भी निकल जाता है ना। ये वही वाला रूल है जो यहाँ पे भी आपके सामने लगा हुआ है, इट्स के बाद में द नहीं लगेगा। बढ़े आगे, कह रहे देयर इज एवरी लाइवलीहुड दैट दिस ऑपरेशन इज लिंक्ड टू द प्लेटफॉर्म्स इन डेप्थ कवरेज ऑफ ऑनगोइंग प्रोटेस्ट एज वेल एज द वेरियस स्ट्रगल्स ऑफ द पीपल एंड द ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन दैट रिप्रेजेंट देम। कह रहे वहाँ पे है हर वो संभावना, एवरी लाइवलीहुड, कह रहे 100% चांस है हमारे पास, दैट वो ये कि ये जो ऑपरेशन है ना, ये लिंक्ड है, ये जुड़ा हुआ है, ये पूरी रेड जुड़ी हुई है, लिंक्ड है इस प्लेटफॉर्म की इन डेप्थ कवरेज से। और कवरेज किसकी? अभी जो चल रहा है प्रोटेस्ट उनकी है ना, फार्म प्रोटेस्ट की, साथ ही साथ बहुत सारी स्ट्रगल्स की उन लोगों की है ना। एक तो प्रोटेस्ट को दिखा रहा है, कवरेज कर रहा है, और लोगों की स्ट्रगल को भी दिखा रहा है ये वाला प्लेटफॉर्म। और कह रहा है उन ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस की जो उनको रिप्रेजेंट करती हैं। समझ गए मेरी बात को? कह रहा पूरी संभावना है कि ये ऑपरेशन सिर्फ एक ही चीज़ से जुड़ा हुआ है, वो है इस प्लेटफॉर्म की इन डेप्थ कवरेज करता है ये प्लेटफॉर्म अभी चलने वाले प्रोटेस्ट की, ऑनगोइंग प्रोटेस्ट की, और उसी के साथ ही साथ लोगों की स्ट्रगल की, और उसी के साथ साथ जो ग्रास रूट लेवल पे, जो फंडामेंटल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको रिप्रेजेंट करती हैं, उनकी स्ट्रगल को भी ये दिखा रहा है। समझ गए? सब्जेक्ट वर्ब आपके सामने है, लाइवलीहुड की वर्ब है इज, देयर के बाद में जो वर्ब आती है उसका सब्जेक्ट वर्ब के बाद में रखा होता है ना, इसका सब्जेक्ट है लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब होता है पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, संभावना। ऑपरेशन की वर्ब है इज लिंक्ड पैसिव वॉइस के अंदर। ऑन गोइंग का मतलब है जो भी चल रहा हो, कंटिन्यू हो। ग्रास रूट का मतलब है जो ग्रास मतलब रूट, देखो ग्रास मतलब घास, रूट मतलब जड़। जो चीज़ ग्रास रूट लेवल पे होती है ना, बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पे होती है, समझ रहे हो? ग्रास रूट लेवल मतलब एकदम ज़मीनी हकीकत से जुड़ा हुआ। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो कि ग्रास रूट लेवल पे फार्मर्स के साथ में काम कर रही हैं, फंडामेंटल लेवल पे। बढ़े आगे, कह रहा ऑस्टेंसिवली arising from the an FIR registered by Delhi police some months ago, the ED is said to be investigating alleged money laundering to the tune of 30 करोड़ रुपये। कह रहे जाहिर तौर पे ऑस्टेंसिवली, देखने में ऐसा लगता है ऑस्टेंसिवली क्या, कह रहे अराइज होते हुए, उभरते हुए, अराइज होना मतलब उभरना। कह रहे जाहिर तौर पे उभरते हुए एक FIR से जो रजिस्टर की गई थी दिल्ली पुलिस के द्वारा कुछ महीने पहले। कह रहे जो ED है ना, वो सेड, वो कही जाती है, इज सेड, वो कही जाती है कि वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, टू बी इन्वेस्टिगेटिंग, एक कथित तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग के केस को जो है 30 करोड़ रुपए का, टू द ट्यून ऑफ 30 करोड़ रुपए। थोड़ा सा अजीब सा लिखा हुआ है सेंटेंस, ये गलत सेंटेंस भी है, वो मैं आपको भी बताऊंगा, पहले इसको अपने ट्रांसलेट करते हैं, है ना। जाहिर तौर पे अराइज होते हुए एक FIR से जो रजिस्टर की गई थी दिल्ली पुलिस से कुछ महीने पहले, जो ED है वो कही जाती है कि इन्वेस्टिगेट कर रही है एक अलेजिड मनी लॉन्ड्रिंग केस को जिसकी कीमत है 30 करोड़ रुपए। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स देखो सब्जेक्ट है आपका ED, वर्ब है आपकी इज सेड, समझ के ना। ऑस्टेंसिवली का मतलब है जाहिर तौर पे, अराइज होना मतलब उभरना, कम इनटू एग्जिस्टेंस होना। इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब भी है जो हमने कल की थी, क्रॉप अप।
किसी चीज़ का इमर्ज होना, है ना, उभरना। अलेजिड मतलब कथित तौर पे हो, जिसको ऐसा कहा जाता हो, है ना, ऐसा है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है हवाला, काले पैसे को सफ़ेद पैसा बनाना, टैक्स फ्री पैसे को सफ़ेद पैसा बनाना है, समझ गए ना, हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग। टू द ट्यून ऑफ का मतलब होता है एज मच एज, इसको आप यूँ भी बोल सकते हो अमाउंटिंग टू और इक्वल टू। टू द ट्यून ऑफ एज मच एज भी लिख दो, अमाउंटिंग टू भी लिख दो, इक्वल टू भी लिख दो, है ना। ये पैसा जो केस है वो इक्वल टू है 30 करोड़ रुपए के, टू द ट्यून ऑफ 30 करोड़ रुपए। ये चारों ही फ्रेज एक दूसरे के सिनोनिम है। अब बात करेंगे इसमें एरर की। अगर आपने मेरी ग्रामर सीरीज को पढ़ा है, आप डैंगलिंग मॉडिफायर जानते हो। डैंगलिंग मॉडिफायर के हिसाब से यहाँ पे अराइजिंग एक गलत मॉडिफायर है। सीधे सीधे ये एरर का क्वेश्चन है एग्जाम में। मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि सब लोगों ने शायद पार्टिसिपल नहीं पढ़े हैं। आपको मैं सजेस्ट करूंगा पार्टिसिपल जाकर के देख लो, है ना, ग्रामर सीरीज को फॉलो करो। यहाँ पे जो चीज़ अराइज हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। एक्चुअल में अराइज हो रही है ये इन्वेस्टिगेशन, ये केस, लेकिन केस को हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है सेंटेंस का। अगर इसके हिसाब से चलूँ तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो एजेंसी है ना, वो अराइज हो रही है दिल्ली पुलिस के जो एफआईआर से, जो कि गलत बात है। एक्चुअल में मनी लॉन्ड्रिंग केस अराइज हो रहा है ना। इसी सेंटेंस को अगर पैसिव में लिख दूं तो ये जो डैंगलिंग मॉडिफायर है, जो पार्टिसिपल है, वो बिल्कुल सही तरीके से जस्टिफाइड हो जाएगा, है ना। मनी लॉन्ड्रिंग को अगर मैं सब्जेक्ट बना दूँ तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोगों को समझ में आया वो समझ गए होंगे, बाकी लोगों को थोड़ा अपने बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा। एडवांस कॉन्सेप्ट है। कैरे नॉट मच is known about the nature of this police case, but the agency is empowered by the Prevention of Money Laundering Act to investigate if the proceeds of crime related to a predicate offence have been laundered. कह रहे ज़्यादा कुछ नहीं पता इस नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में इस पुलिस केस की। जो भी पुलिस केस था उसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन ये जो एजेंसी है ना, द एजेंसी, जिसका नाम है ईडी, कह रहे लेकिन जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो एम्पावर्ड है, उसके पास ऐसी पावर है ना, उसके पास ऐसी जो है सत्ता है। और किस चीज़ की? इस एक्ट के द्वारा है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के द्वारा। और क्या पावर मिली हुई है इसको? कि इन्वेस्टिगेट कर सकता है। अच्छा, क्या चीज़? कहीं या अगर जो प्रोसीड्स हैं, जो पैसा है क्राइम का, और वो क्राइम जो रिलेटेड है एक छोटे ऑफेंस से, प्रेडिकेट ऑफेंस से, कह रहे कहीं वो प्रोसीड्स उनको लॉन्डर तो नहीं किया गया है, कहीं जो पैसा क्राइम से निकला है उसको हवाला में तो नहीं लगाया गया है। समझे सेंटेंस को? तो कह रहे ज़्यादा हमें केस के बारे में पता नहीं है दिल्ली पुलिस के, लेकिन इतना पता है कि इस एजेंसी के पास पूरी पावर है देखने की कहीं पे कोई ऐसा पैसा किसी के पास तो नहीं है जो छोटे मोटे ऑफेंस से आया हो और जो कि हवाला का पैसा हो, काला पैसा हो। समझ गए? अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स। एजेंसी की वर्ब है इज एम्पावर्ड, पैसिव वॉइस में प्रोसीड्स। देखो प्रोसीड एक वर्ब भी होती है और इसके आगे एस लगा दोगे तो एक नाउन बन जाएगा। प्रोसीड वर्ब का मतलब होता है आगे बढ़ना अपने रास्ते पे। प्रोसीड्स नाउन का मतलब होता है आपकी इनकम, आपकी पैसा, है ना। तो यहाँ पे प्रोसीड्स जो है नाउन फॉर्म में यूज हुआ है पैसे के लिए। प्रेडिकेट ऑफेंस वो ऑफेंस होता है एक बड़े ऑफेंस का छोटा सा हिस्सा। आपने किसी का मर्डर किया, है ना। मर्डर करने से पहले आपने उसको सताया भी, उसको आपने एक्सटॉर्शन भी किया। तो एक्सटॉर्शन जो है उसको जो सताने का काम है वो प्रेडिकेट ऑफेंस है। बड़ा ऑफेंस था मर्डर करना, उस आदमी को जान से मार देना, पर उसके साथ में आपने उसका शोषण भी किया, उसको थोड़ा बहुत सताया भी। तो ये छोटे मोटे ऑफेंस कहलाएंगे प्रेडिकेट ऑफेंस, बड़े ऑफेंस का एक छोटा सा कंपोनेंट, है ना, बड़े क्राइम का छोटा सा पार्ट। लॉन्डर करना मतलब काले पैसे को सफ़ेद पैसे में बदलना, टू टर्न ब्लैक मनी इनटू वाइट। बढ़े आगे। कह रहा whether such a primary offense has been established or not, and if so, whether news click is in any way linked to it is unclear. कह रहा हाँ के ना, ऐसा एक प्राइमरी ऑफेंस, ऐसा एक प्रेडिकेट ऑफेंस इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं, हाँ या ना, इसको पुलिस ने पकड़ा है या नहीं। और इफ़ सो, अगर पकड़ा है, हाँ के ना कि न्यूज़ क्लिक जो है किसी भी तरीके से इससे लिंक्ड है या नहीं, है ना। कह रहे ये जो चीज़ है ना पूरी की पूरी इज़ अनक्लियर। ये जो पूरी की पूरी बात है अभी भी साफ नहीं है न्यूज़ क्लिक का इसमें क्या रोल है और क्या ये ऑफेंस है, कहीं वास्तव में ये है भी या नहीं। समझ के? यहाँ पे इसकी वर्ब है, ये पूरा का पूरा क्लोज, ये पूरी की पूरी बात अभी अनक्लियर है। इस क्लोज के अंदर दो क्लोज खुद ही पड़े हुए हैं, जो कि पहला वाला प्राइमरी ऑफेंस उसकी वर्ब एस्टैब्लिश्ड हैज़ बीन, और दूसरा न्यूज़ क्लिक उसकी वर्ब है इज लिंक्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा हाउएवर in the light of the manner in which the central agency
is want to enter the scene to investigate both real and imaginary allegations against anyone vocally critical of the government, it is difficult to brush aside the suspicion that the website is being targeted for its coverage of farmer agitation as well as the last year's countrywide protest against the CAA Act. लंबा सेंटेंस है, देखो इतना बड़ा है ना, पीस बाय पीस इसको पढ़ेंगे। कह रहे हालांकि इन द लाइट ऑफ कंसीडर करते हुए, इन द लाइट ऑफ मतलब कंसीडरिंग या गिवन है ना, इस चीज़ को देखते हुए, कह रहे हालांकि इस चीज़ को देखते हुए, किस चीज़ को भाई, उस तरीके को, मैनर को, जिस वे में, जिसके अंदर है ना, कह रहे उस मैनर को, तरीके को जिसके अंदर जो ये सेंट्रल एजेंसी है, जो ईडी है, ये वांट है। वांट का मतलब होता है हैबिचुअल, है ना, किसी काम को करने की आदि। कह रहा है हालांकि उस तरीके को देखते हुए जिसमें ये सेंट्रल एजेंसी बिल्कुल आदी है एंटर करने को, घुस जाने को, और किसमें, किसी भी सीन के अंदर। और सीन कौन सा, ये है इन्वेस्टिगेट करने वाला दोनों ही चीज़ों को। पहली चीज़ है जो हकीकत में है, रियल, और दूसरी चीज़ है जो इमेजिनरी है, जो बिल्कुल अभी वर्चुअल है ना, बिल्कुल हकीकत से जुड़ी नहीं हुई है। ऐसे एलिगेशंस को, ऐसे आरोपों को, और किसके खिलाफ, किसी के भी खिलाफ जो भी पर्सन सीधे तौर पे क्रिटिकल हो, वोकली सरकार का आलोचक हो ऑफ द गवर्नमेंट। कह रहा है हालांकि देखते हुए इस चीज़ को, उस मैनर को जिसमें ईडी बिल्कुल आदी हो गया है घुस जाने का किसी भी सीन में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, चाहे कोई हकीकत वाली हो, चाहे इमेजिनरी एलिगेशन हो, किसी भी पर्सन के खिलाफ जो सरकार का मुखर तौर पे आलोचक हो, खुले तौर पे सरकार की निंदा करता हो। कह रहा है इस चीज़ को हालांकि देखते हुए, इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये बड़ा ही मुश्किल है, ब्रश असाइड करना, इस चीज़ को नज़रअंदाज करना, ब्रश असाइड करना, नज़रअंदाज करना, इस सस्पिशन को, इस शक को, दैट वो ये कि ये जो वेबसाइट है न्यूज़ क्लिक द वेबसाइट, इसको टारगेट किया जा रहा है इसकी कवरेज के लिए, फार्मर्स के एजिटेशन के लिए, साथ ही साथ पिछले साल के पूरे देश में होने वाले प्रोटेस्ट के लिए जो हुए थे CAA के खिलाफ। ऐसे बना है सेंटेंस। तो कह रहे हैं इस चीज़ को देखते हुए कैसे ईडी घुस जाता है किसी के भी अंदर जो भी सरकार की निंदा करता है। कह रहे हैं अब ये चीज़ बिल्कुल साफ हो गई है कि इस वेबसाइट को सिर्फ इसीलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि इसने फार्मर एजिटेशन को भी कवरेज दी थी और पिछले साल के शाहीन बाग प्रोटेस्ट को भी अच्छे से कवरेज दी थी। समझ गए? अब आ जाओ उसमें देखने वाली चीज़ें। इन द लाइट ऑफ, मैंने आपको बता दिया, देखते हुए। न्यूज़ एजेंसी की वर्ब है इज़। वॉन्ट का मतलब होता है हैबिचुअल या अकस्टम्ड। ध्यान देना, वॉन्ट टू की जगह मैं हैबिचुअल टू या कस्टम टू भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब है आदी होना। शी इज़ वॉन्ट टू टेल लाइज विदाउट रीज़न। वो आदी है झूठ बोलने की बिना कारण। यहाँ पे जैसे ही मैं हैबिचुअल लिखूँगा ना, हैबिचुअल, या मैं इसकी जगह लिखूँगा इसके साथ में अकस्टम्ड, तो ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ पे दूसरा ग्रामर रूल ट्रिगर हो जाएगा। कौन सा? हैबिचुअल और अकस्टम टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा टेलिंग। वैसे तो ये सिनोनिम है, वैसे तो तीनों सिनोनिम है, लेकिन वॉन्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन हैबिचुअल और अकस्टम टू इनके बाद में ये टू प्रेपोजिशन है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ध्यान रखा करो इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो सारे के सारे फ्रेज अपने बाद में जीरेंड को लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, आपको फिर से स्क्रीनशॉट दे देता हूँ आज उन सारे के सारे जीरेंड का, ताकि आप उनको एक बार रिवाइज कर सके। ये सारे के सारे ऐसे वाले फ्रेज हैं जिनके लास्ट में टू आ रहा है और बावजूद टू आने के ये अपने बाद में नाउन, प्रोनाउन या जीरेंड को लेंगे, है ना। आप इनका स्क्रीनशॉट लें, ये 20-25 है और बहुत काम के हैं ना सभी के सभी। चलिए, वोकली मतलब आर्टिकुलेटली, एकदम मुखर तौर पे, है ना, खुले तौर पे। क्रिटिकल मतलब सरकार का आलोचक। ब्रश असाइड करना मतलब किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना। इसके लिए डिसरिगार्ड भी एक अपने पास फ्रेजल जो वर्ड है, और ऑस्ट्रेसाइज, ऑस्ट्रेसाइज किसी को एकदम नज़रअंदाज करना, है ना, बहुत अच्छा वर्ड है। कह रहे द प्रेजेंट रिजीम्स record is quite dismal when it comes to the obvious use of central agencies such as the ED, CBI, IT and even the NIA to rein in dissenting voice। कह रहा है हाल की जो सरकार है, जो रिजीम है, रिजीम का मतलब है प्रशासन। कह रहा है अभी जो प्रशासन कुर्सी में बैठा है, सरकार जो सत्ता में बैठी है, उसका जो रिकॉर्ड है ना, वो बहुत ही डिसमल है, बहुत ही निराशा देने वाला है, डिसअपॉइंटिंग है ना। अच्छा, कब? जब बात होती है, व्हेन इट कम्स टू, जब बात होती है, और किसकी? सीधे सीधे यूज़ की, इस्तेमाल की सेंट्रल एजेंसीज के, जैसे कि CBI, ED,
आईटी और इवन नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए। अच्छा, यूज़ किस लिए करना है, इस्तेमाल किस लिए? रेन इन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, लगाम लगाने के लिए, ऐसी आवाज़ों का जो डिसेंटिंग हो, जो सरकार के खिलाफ खड़ी हो, है ना, सरकार से डिसएग्री करती हो। करे आज हाल के जो रिजीम है उसका रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब है, बहुत ही निराशा भरा है, क्योंकि ये हमेशा ही इस तरह की आवाज़ों को दबाने का काम करता है। समझ गए? देखने वाली चीज़ें, डिसमल का मतलब है डिसअपॉइंटिंग, डिस्करेजिंग, जो आपका दिल तोड़ दे, है ना, निराशावादी हो। व्हेन इट कम्स टू के बाद में आप इस फ्रेज को देखेंगे, यहाँ भी मिलेगा आपको व्हेन इट कम्स टू। इसके बाद में चाहिए होता है आपको नाउन, प्रोनाउन या जीरेंट। इसीलिए हमने यहाँ पे यूज नाम का नाउन यूज़ किया है। अगर ये एक वर्ब होती खाली, नाउन ना होता, तो उस केस में मैं यहाँ पे यूज़ करता यूजिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म को, है ना। रेन इन करना मतलब किसी को कंट्रोल करना, कब करना, लगाम लगाना। आगे बढ़े, वोकैबुलरी हैवी है आज। कह रहा है इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट specialized agencies are allowing themselves to be used as force multipliers in political battles against sections of the opposition। कह रहे ये चीज़ दुर्भाग्यवश है ना, दुर्भाग्यपूर्ण है, अनफॉर्चुनेट है कि जो खास एजेंसीज हैं, स्पेशलाइज एजेंसी हैं, है ना, वो अलाउ कर रही हैं अपने ही आप को यूज़ किए जाने पे। और कैसे? फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे। ये मैं आपको बताऊंगा अभी क्या होता है ना। कह रहा बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ये जो ईडी है, एनआईए है, इनकम टैक्स है, अपने आप को ये इजाज़त दे रहे हैं कि सरकार इनको यूज़ करे फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे। और किस में? सियासी बैटल्स में, जंग में। और किसके खिलाफ? सेक्शन के खिलाफ, ऑपोजिशन के, ऑपोजिशन के छोटे छोटे सेक्शन के खिलाफ ये एजेंसियाँ जो है अपने आप को यूज़ करने देती हैं सरकार को। समझ गए सेंटेंस को? अब इसमें देखने वाला वर्ड एक क्या है? फोर्स मल्टीप्लायर। इसका मतलब क्या होता है? आपकी फोर्स हो गई है मल्टीप्लाई, हिंदी में बोलते हैं 1 और 1 11। ये एजेंसियां सरकार को ऐसे यूज़ करने दे रही हैं, है ना, अपने आप को। सरकार अकेले नहीं आ रही अपोजिशन के खिलाफ, इन एजेंसियों के साथ मिलके 1 और 1 11 होकर के फोर्स को मल्टीप्लाई करके आ रही है। समझ गए ना? तो ऐसा ये काम कर रही हैं ये एजेंसियाँ। कह रहे अमिट्स क्लेम्स दैट देयर आर वेरिंग काइंड्स ऑफ कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड इंडिया, it is no surprise that relentless journalistic focus on protest, which are basically steps taken in pursuit of redress of public grievances, is inviting repressive action। बहुत ही मोटे मोटे वर्ड यूज़ किए इसने आज, लेकिन अगर आप वर्ड पकड़ लो तो बहुत सिंपल है ना। कह रहा है अमिट्स, बीचों बीच। अमिट्स का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ, बीचों बीच। कह रहा है इन्हीं क्लेम्स के बीचों बीच, इन्हीं दावों के बीच। दैट, दावे कौन से? दैट, वो ये वाले कि वहाँ पे है कई तरह के वेरिंग काइंड्स, है ना, कई तरह के कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र हमारी सरकार और इंडिया के खिलाफ। कह रहा है ऐसे दावों के बीच जो दावे हैं कि इंडिया और इंडिया की सरकार के खिलाफ कई कॉन्स्पिरेसीज हो रही है, कह रहे इनके बीच में। ये कोई भी सरप्राइज नहीं है, इस चीज़ पे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि जो रेलेंटलेस जर्नलिस्टिक फोकस है, जो अपने आप में ऐसा जर्नलिस्ट फोकस है जो रेलेंटलेस है ना, थकने का नाम ही नहीं लेता। कह रहा ऐसा जो फोकस है ना प्रोटेस्ट के ऊपर, और कौन से प्रोटेस्ट, कौन सा फोकस? जो कि बेसिकली स्टेप्स हैं टेकन, लिए गए हैं परस्यूट में, चाह में रिड्रेस करने की, संबोधित करने की, सॉल्यूशन लाने की पब्लिक की ग्रेवेंसेस को, पब्लिक की परेशानियों को। कह रहे ये कोई भी सरप्राइज नहीं है, ये वाला जो फोकस है जो कि ये काम करता है ना। कह रहे वो इन्वाइट कर रहा है रिप्रेसिव एक्शन को, सरकार की तरफ से दमनकारी जो है नीतियों को। समझ गए ना? कह रहा है ये सरकार ऐसी सरकार है जो बार बार ऐसी दावे करती है कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है कि ये सरकार जो है ना, जर्नलिस्टों का जो फोकस है प्रोटेस्ट के ऊपर, जो रेलेंटलेस है, जर्नलिस्ट जो है थक हार रहे नहीं है ना, बिना थके और हारे इस प्रोटेस्ट को कवरेज दे रहे हैं। ये प्रोटेस्ट को कवरेज जो है अपने आप में सरकार से एक दमनकारी एक्शन को अट्रैक्ट कर रही है, इनवाइट कर रही है। और ये वो फोकस है जो बेसिकली एक स्टेप है लोगों की ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने का, लोगों की परेशानियों को सरकार की नज़र में लाने का। समझ गए? ऐसे बनाए सेंटेंस। अब देखने वाले वर्ड्स देखें। अमिट्स मतलब इन द मिडल ऑफ, बीचों बीच। काइंड की वर्ब है आर। कॉन्स्पिरेसी का मतलब है षड्यंत्र, इसके लिए वर्ड अपने पास प्लॉट, मैकेनेशन, है ना, दोनों का मतलब होता है षड्यंत्र। रेलेंटलेस हर वो चीज़ है जो थकने या हारने का नाम ना ले, टायरलेस हो, अनयील्डिंग हो, है ना। इन परस्यूट ऑफ की जगह आप इन क्वेस्ट फॉर भी लिख सकते हैं, क्वेस्ट के साथ में फॉर, परस्यूट के साथ में ऑफ। रिड्रेस करना मतलब किसी चीज़ का सोल्यूशन लाना, है ना। पब्लिक ग्रीवेंस मतलब पब्लिक की परेशानियाँ, डिफ़िकल्टी या हार्डशिप। ग्रीवेंस मतलब डिफ़िकल्टी या परेशानी। रिप्रेसिव मतलब दमनकारी, जो रिस्ट्रेन करे, जो आप पे लगाम लगाए। कह रहा लॉस
that are serious in nature and ought not to be invoked lightly are being used with abandon against those seen to have invited the establishment wrath। कह रहे लॉज जो हैं, कानून जो हैं, जो कि हैं सीरियस, जो कि हैं बहुत ही गंभीर अपने नेचर में, अपनी प्रकृति में, और वही कानून जो कि ought not to be invoked, जिनको इन्वोक नहीं किया जाना चाहिए, जिनको नहीं जगाया जाना चाहिए। कानून को जगाने का मतलब है कानून को किसी पे लगाना। कह रहा है वो कानून जो सीरियस है अपने नेचर में और जिनको आप ऐसे ही नहीं लगा सकते हो लाइटली, है ना, बिना जो है किसी बड़े रीज़न के। कह रहा है ऐसे लॉज को यूज़ किया जा रहा है, लॉज की वर्ब है आर बीइंग यूज्ड, ऐसे लॉज को इस्तेमाल में लिया जा रहा है अबैंडन के साथ, केयरलेसनेस के साथ, है ना, डिसरिगार्ड के साथ। और कह रहा है उन लोगों के खिलाफ जिनको देखा जाता है क्या, वो जो इनवाइट कर चुके हैं इस्टेब्लिशमेंट की रैथ को, प्रशासन के गुस्से को। तो जो लोग प्रशासन को गुस्सा करते हैं उनके खिलाफ ऐसे लॉज लगाए जाते हैं जो कि बहुत सीरियस होते हैं अपने नेचर में, जैसे कि राजद्रोह है, रासुका है ना, और वो लॉज जिनको आप लाइटली नहीं लगा सकते हो, किसी बड़े रीजन के बिना नहीं लगाया जा सकता। समझ गए? लॉज की वर्ब है आर बीइंग यूज्ड, दैट की दो वर्ब्स हैं, पहली आर, तीसरी ought not to be invoked। अबेंडन एक वर्ब भी है, अबेंडन एक नाउन भी है। अबेंडन का वर्ब फॉर्म में मतलब होता है किसी को बीच रास्ते छोड़ देना, डिजर्ट कर देना, और अबेंडन का नाउन फॉर्म में मतलब होता है डिसरिगार्ड या केयरलेसनेस, है ना। तो यहाँ पे नाउन फॉर्म में यूज़ किया हमने अबेंडन को। दोज यहाँ पे इसलिए लगा है क्योंकि एक एडजेक्टिव फ्रेज पड़ा है आपके पास, दोज सीन टू हैव इनवाइटेड। अगर ये एडजेक्टिव फ्रेज ना हो तो दोज की जगह देम आएगा, ये आप अच्छे से जानते हैं। रैथ का मतलब होता है गुस्सा, एक्सट्रीम एंगर या फ्यूरी। आज बहुत हैवी है सब कुछ, है ना, आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा वोकेबलरी इसने यूज़ की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ought to तो आप जानते हैं ना, ought to, must और should एक ही बात है, तीनों चाहिए की बात करते हैं ना, कौन सा काम होना चाहिए। करें दिस may explain the frequency with which the offense of sedition is being invoked for speeches and writings, while allegations of anti-national activity peddled by those groomed to build such narratives lead to action under the Unlawful Activities Prevention Act UAPA। कह रहे यही चीज़ एक्सप्लेन कर सकती है, ये जो ऊपर काम हो रहा है ना गलत काम, यही चीज़ अच्छे से हमें समझा सकता है उस फ्रीक्वेंसी को, उस बारंबारता को, है ना, जिसके साथ विद विच जो ऑफेंस है, जो कानून है, जो क्राइम है सेडिशन का, राजद्रोह का, उसको इन्वोक किया जा रहा है। कह रहे ऊपर वाली चीज़ हमें अच्छे से बता सकती है कि यही वो फ्रीक्वेंसी है जिसकी वजह से राजद्रोह को बार बार लगाया जा रहा है ना। और किसके लिए? उन भाषणों के लिए और उन राइटिंग्स के लिए, है ना, स्पीचेज और राइटिंग्स के लिए। कह रहे जबकि जो एलिगेशन है, जबकि जो आरोप है एंटी नेशनल एक्टिविटी का, जो आरोप पैडल किए गए हैं, जिन आरोप को पुश किया गया है उन लोगों के द्वारा जो कि ग्रूम्ड हैं, जो कि एकदम ट्रेंड है बिल्ड करने के लिए ऐसी कहानियों को, नैरेटिव्स को, कह रहे ये लीड टू करता है एक्शन की तरफ UAPA एक्ट के अंदर, इस खास एक्ट के अंदर। थोड़ा सा अजीब सा सेंटेंस है ना। कह रहे ऊपर वाली चीज़ अच्छे से बताती है कि क्यों सेडिशन को बार बार इन्वोक किया जा रहा है लोगों की स्पीच और राइटिंग पे, जबकि एंटी नेशनल एक्टिविटी का एलिगेशन भी लगाया जा रहा है लोगों के द्वारा, और उन लोगों के द्वारा पेडल किया जा रहा है ये एंटी नेशनल वाला, जो कि तैयार किए गए हैं, ट्रेन किए गए हैं, है ना, IT सेल वाले लोग। और क्यों ट्रेन किए गए हैं? कि वो नैरेटिव को बिल्ड करें, वो कहानियों को बिल्ड करें, लोगों की मानसिकता को बिल्ड करें, और वो ऐसी मानसिकता हो जो अपने आप लीड टू कर जाए ऐसे एंटी नेशनल लोगों के ऊपर UAPA लगने पे। ये बहुत ख़राब एक्ट है, जिसके ऊपर लगा उसकी एक बार गिरफ्तारी होगी और उसको कई सालों तक पता भी नहीं लगेगा गिरफ्तार मैं क्यों हुआ हूँ, है ना। UAPA एक्ट, समझ गए? सेडिशन मतलब राजद्रोह, इसको आप ट्रीजन भी बोलते हैं। पैडल करना मतलब पुश करना, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, गलत चीज़ को, है ना, पुश करना या मोंगर करना किसी गलत चीज़ को। एलिगेशन का मतलब होता है ब्लेम या एक्यूजिशन। ग्रूम्ड का मतलब है तैयार, वो लोग जिनको तैयार किया गया है ना, IT सेल में बिठा करके जिनको ट्रेनिंग दी गई है कैसे गलत मैसेज आप लोगों को भेजो। नैरेटिव का मतलब होता है एक फॉल्स स्टोरी, है ना, एक स्टोरी जो लोगों की मानसिकता को बदल दे, नैरेटिव। इन अदर इंस्टेंसेस केसेस ऑफ प्रमोटिंग सोशल एनमिटी और आउटरेजिंग religious sentiments are also slapped selectively to discipline comedians and script writers। कह रहे दूसरे केसेस के अंदर, दूसरे ऐसे एग्जाम्पल्स में, उदाहरणों में जो केस है ना, और कौन सा केस? प्रमोट करने का सामाजिक एनमिटी को, समाज में दुश्मनी को, और या फिर आउटरेज करने का रिलीजियस सेंटिमेंट्स को। आउटरेज करना मतलब ऑफेंड करना, है ना, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना। कह रहे दूसरे कई एग्जाम्पल्स में जो केस हैं इस टाइप के, लोगों में सामाजिक
दुश्मनी फैलाने के या रिलीजियस भावनाओं को आहत करने के, इन केसेस को भी स्लैब किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, इम्पोज किया जा रहा है सिलेक्टिवली। सिलेक्टिवली का मतलब है तेरे पे लगाया, मेरे पे नहीं लगाया, है ना, डिस्क्रिमिनेटली, तरफदारी वाले तौर पे। और क्यों लगाया जा रहा है कि डिसिप्लिन किया जाए, अनुशासित किया जाए कॉमेडियंस को, स्क्रिप्ट राइटर्स को। तो ऐसा भी किया जा रहा है ना, किसी पे लगेगा किसी पे नहीं लगेगा, ऐसे केस भी लग रहे हैं कॉमेडियंस और स्क्रिप्ट राइटर्स पे, सेलेक्टिवली ऐसे केसों को लगाया जा रहा है। समझ गए? आउटरेज करना मतलब आहत करना, अब्यूज़ करना, ऑफेंड करना। एनिमिटी मतलब आपकी दुश्मनी, है ना। सेलेक्टिवली आप जानते हैं, स्लैप का मतलब होता है ज़बरदस्ती लगाना, इम्पोज करना। करें द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरवेंशन हैज़ प्रोटेक्टेड प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट फ्रॉम अरेस्ट फॉर डेफेमेशन फॉर ट्वीट्स दैट टर्न्ड आउट टू बी इनकरेक्ट। करें सुप्रीम कोर्ट का ही इंटरवेंशन है, सुप्रीम कोर्ट की दखल अंदाजी है जिसने प्रोटेक्ट किया है बड़े बड़े जर्नलिस्ट को, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट को। और किससे? गिरफ्तारी से। और किसके लिए? डेफेमेशन के लिए, मानहानि के लिए, उन ट्वीट्स के जरिए जो कि टर्न्ड आउट हुई, निकल करके आई इनकरेक्ट बाद में। तो कुछ जर्नलिस्ट ने, कुछ पॉलिटिशियंस ने ऐसी ट्वीट कर दी थी जो बाद में गलत निकल के आई, तो सुप्रीम कोर्ट की जो दखल अंदाजी है उसके बाद ही इनको बचाया गया, नहीं तो ये अब तक अरेस्ट भी हो चुके होते हैं ना ये जर्नलिस्ट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है फेमस हो, नोटेबल हो। टर्न आउट का मतलब होता है निकल करके आना, बाद में जाके निकल करके आना। करे इट नो मोर, सब्जेक्ट वो पकड़ते रहना ना, इंटरवेंशन की वो है हैज़ प्रोटेक्टेड। करे इट नो मोर बिहेव्स अ रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट टू डिसमिस criticism of its treatment of dissenters, including journalists who do not agree with it as motivated or inspired by foreign elements। कह रहे ये बिल्कुल भी बिहूव नहीं करता, शोभा नहीं देता, ये चीज़ बिल्कुल भी सूट नहीं करती एक जिम्मेदार और प्रतिक्रियात्मक सरकार पे, रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट पे, कि वो डिसमिस करे, नज़रअंदाज करे आलोचना को, इसकी ट्रीटमेंट को, इसके बर्ताव को। और बर्ताव किसका? डिसेंटर्स का, जो लोग इससे ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, जो लोग सरकार के खिलाफ खड़े हैं। तो कह रहा है ऐसी एक सरकार को ये बिल्कुल भी बिहूव नहीं करता, शोभा नहीं देता कि वो अपने क्रिटिसिज्म को डिसमिस करे, है ना। और क्रिटिसिज्म किसका? जैसा इसने ट्रीट किया है इसके खिलाफ खड़े लोगों को। अच्छा, जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट, वो वाले पत्रकार जो सरकार से अग्री विद भी नहीं करते हैं ना, जो सरकार से ताल्लुक़ भी नहीं रखते हैं। करेक्ट? कैसे? कैसा इसको डिसमिस करना? डिसमिस करना कि मोटिवेटेड है या इंस्पायर्ड बाय फॉरेन एलिमेंट से। हर वो आदमी जो सरकार के खिलाफ कोई बात करता है, सरकार बोलती है ये आदमी का कोई अंतर्निहित स्वार्थ है इसलिए हमारी बुराई कर रहा है, या इसको किसी फॉरेन एलिमेंट ने पैसा दिया है, इंस्पायर किया, तभी ये हमारी बुराई कर रहा है। कह रहा बिल्कुल भी ये चीज़ शोभा नहीं देती। समझ गए? बिहूव करना मतलब शोभा देना, सूट करना। अग्री विद और अग्री टू, इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक है। अगर आप किसी चीज़ के साथ अग्री करेंगे जो नॉन पर्सन है तो अग्री टू, अगर किसी इंसान के साथ करेंगे तो अग्री विद। यहाँ पे इसने गवर्नमेंट को एज ए पीपल, एज ए पर्सन जो है ना, इसने जो है इंडिकेट किया है, इसलिए अग्री विद लगाया है। अगर अग्री विद होगा तो मतलब एक पर्सन के साथ अग्री विद होना है ना। तो गवर्नमेंट को उसने एक पर्सन माना है जो मेरी नज़र में सही नहीं है, तो इसमें इसको अग्री टू लिखना चाहिए, क्योंकि नॉन पर्सन के लिए अपने अग्री टू को लगाते हैं। याद रखें, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अग्री विद और अग्री टू। चलिए आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, फटाफट बढ़ेंगे अपने क्विज की तरफ। छोटा सा क्लोज टेस्ट है ना। व्हेन इट कम्स टू फंक्शन, फंक्शन, फंक्शंस और फंक्शनिंग, आपको पता है व्हेन इट कम्स टू का मतलब होता है जब बात होती है। व्हेन इट कम्स टू के बाद में आएगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, या नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पे बात हो रही है काम की, काम है फंक्शनिंग का, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से मैं इसको बताऊंगा। ठीक है? व्हेन इट कम्स टू फंक्शनिंग विद एफिशिएंसी एंड, अब देखो व्हेन इट कम्स टू में टू के दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला है फंक्शनिंग विद एफिशिएंसी और दूसरा है यहाँ पे इन चारों में से एक। टू भी अगेन एक इन्फिनेटिव है, कम्स टू में इसके बाद में टू भी नहीं आ सकता, ना बीन आएगा ना टू बीइंग आएगा, यहाँ पे आएगा बीइंग। व्हेन इट कम्स टू फंक्शनिंग विद एफिशिएंसी एंड बीइंग प्रोडक्टिव, समझ गए ना, दोनों ही व्हेन इट कम्स टू के ऑब्जेक्ट हैं और दोनों को ही हमने आईएनजी फॉर्म में लिया है ना, हमारी उस लिस्ट के हिसाब से। कह रहे जब बात होती है सही से काम करने की और प्रोडक्टिव होने की, जो गवर्नमेंट मशीनरी ऑफ इंडिया है, सरकार की जो तंत्र है सरकारी, वो वांट टू है, वो हैबिचुअल है। अच्छा, क्या काम करने को? परफॉर्म करने को पुअरली। यहाँ पे मैं परफॉर्म को यूज़ करूँगा क्योंकि वांट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना जरूरी है। अगर यहाँ पे हैबिचुअल होता, अकस्टम्ड होता, तो यहाँ पे मैं लगाता परफॉर्मिंग।
समझ गए ना। तो सरकार की जो मशीनरी है वो परफॉर्म करती है पुअरली, वॉन्ट टू है, हैबिचुअल है परफॉर्म करने का खराब तरीके से। अब देखो यहाँ पे लिखता है क्लेम्स, हैज़ क्लेम्ड, हैव क्लेम्ड या क्लेम, ऐसा क्लेम किया गया है और कौन करता है? रिसर्चर्स एंड एनालिस्ट ऑफ सेवरल वर्ल्ड वाइड रेटिंग एजेंसी। रिसर्चर और एनालिस्ट क्लेम करते हैं बहुत सारी रेटिंग एजेंसी के दुनिया भर में, समझ गए ना। ध्यान देना, रिसर्चर और एनालिस्ट अगर ये सिंगुलर होता तो ये एक सिंगुलर पर्सन होता, क्योंकि दोनों का के द नहीं लगाया मैंने, है ना। पर लेकिन इस केस में ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो वैसे ही ये प्लूरल हो गए हैं, तो क्लेम ही लगाना है हमें, डी हमारा आंसर है, समझ गए ना। तो इसके हिसाब से हमें प्लूरल वर्ब को यूज़ करना है, क्योंकि रिसर्चर एंड एनालिस्ट तो प्लूरल सब्जेक्ट है ना। तो कह रहे ये पूरी बात जो है ना इन्वर्टेड कॉमा में ये क्लेम की जाती है इन लोगों के द्वारा पूरी दुनिया के अंदर। आगे कह रहे हैं इन लाइट ऑफ सच क्लेम्स, देखते हुए ऐसे क्लेम्स को, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ये बड़ा मुश्किल है, टू अग्री, अब या तो लगेगा टू या लगेगा विद, अग्री टू करना या अग्री विद करना। अब देखो क्लेम कोई पर्सन तो है नहीं, तो इस केस में मैं क्लेम के साथ में यूज़ करूँगा अग्री टू, टू अग्री टू द क्लेम्स ऑफ प्रेजेंट रिजीम। तो कह रहे अभी बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को देखते हुए अग्री करना दावों के साथ हाल में जो प्रशासन है उसके, कि इसने लिया है एक्सटेंसिवली सक्सेसफुल स्टेप्स को, निहायत ही कामयाब कदमों को कर्व करने में, कंट्रोल करने में करप्ट प्रैक्टिसेस को इसके ऑफिसर्स की, इसके जो है अधिकारियों की हाल ही में, समझ गए ना। तो अग्री के साथ में टू आएगा, विद नहीं आएगा, ऑन तो लगाने की जरूरत नहीं है और बाय तो आता ही नहीं। आई थिंक समझ गए होंगे, सिंपल सा क्लोज टेस्ट था अपना। जरूर से अपना स्कोर बताएं कमेंट सेक्शन में। मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।